सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, अगर वसाइल नामहदूद भी हों मगर उन वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करने का इल्म ही ना हो तो फिर ऐसे वसाइल की दस्तयाबी का आप सोचें क्या कोई फ़ायदा हो सकता है? हो ही नहीं सकता, कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स गहरी खाई में गिर पड़ा और उसके पास सीढ़ी भी मौजूद है लेकिन वो सीढ़ी का इस्तेमाल जानता ही नहीं है तो वो खाई से बाहर कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। वो सीढ़ी का दुरुस्त इस्तेमाल ना जानने की वजह से दूसरों को ही मदद के लिए पुकारता रहेगा लेकिन कभी भी अपनी मदद आपके तहत खाई से बाहर नहीं निकल सकेगा। अब इसी तरह अगर लामहदूद ताकत हो लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल में तवाज़ुन ना हो तो ऐसी वाफिर ताकत फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाने का सबब बनेगी। अब ऐसी एक हिकायत शेख सादी ने लिखी है जिसमें ताकत तो है लेकिन उस ताकत के इस्तेमाल का शऊर मौजूद नहीं है। हज़रत सादी फरमाते हैं कि एक दफ़ा वो चंद साथियों के साथ सफ़र पर रवाना हुए। उन दिनों डाकू अक्सर काफिलों को लूट लेते थे और शेख सादी को भी रास्ते में हर वक्त डाकुओं के हमले का डर लगा हुआ था। सादी फरमाते हैं कि हमारी रहबरी और निगरानी एक ताकतवर नौजवान कर रहा था और ये ताकतवर नौजवान सर से पाँव तक अपने ऊपर हथियार सजाए हुआ था। जवानी के ज़ोर पर जो दीवार सामने आती वो ताकतवर नौजवान उसे गिरा देता। अच्छा, उस ताकतवर नौजवान का जो जिस्म था वो तवाना होने के साथ साथ बहुत भारी भी था और शहज़ोरी में उसका कोई भी सानी नहीं था। लेकिन चूंकि उस ताकतवर नौजवान ने अपने घर में नाज और नखरे से परवरिश पाई थी और ज़माने की सख्ती नहीं देखी थी, इससे पहले कि उसने कभी भी कह लें कि कोई सफ़र भी नहीं किया था और ना ही उसकी आंखों ने दुश्मनों की तलवारों की चमक देखी थी और ना उसके कान दुश्मनों के नारों की आवाज़ से आशना थे। अच्छा, सफ़र के दौरान एकदम से एक चट्टान के पीछे से दो डाकू ज़ाहिर हुए। एक के हाथ में लकड़ी, दूसरे के हाथ में तलवार थी। शेख सादी फरमाते हैं कि उन डाकुओं ने हमसे लड़ने की कोशिश की तो मैंने उस ताकतवर नौजवान से कहा कि देखता क्या, आगे बढ़ इन डाकुओं को इनका कुछ उम्र निकाल दे। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो कहते हैं जब मैंने देखा कि ताकतवर नौजवान के हाथ से कमान गिर पड़ी और उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें डाकुओं के आगे झुकना पड़ा। हमने अपना सारा मालो असबाब और हथियार डाकुओं के हवाले कर दिए और अपनी अपनी जान बचा ली। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है? ये सबक मिलता है कि नौजवान ताकतवर था लेकिन तजर्बाकार और बहादुर नहीं था, इसलिए डाकुओं के आगे बुज़दिल बन गया। और इस कहानी में यह सबक भी मिलता है कि वो ताकत किसी काम की नहीं होती जो इस्तेमाल ही ना हो सके। अब नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में भी ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल देखने को मिली। 20 साल से अमेरिका और अफ़गान फोर्सेस तालिबान को नाको चने चबवाने की कोशिशों में लगे रहे लेकिन अफ़गान तालिबान लोहे के चने साबित हुए जिन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर और अफ़गान फोर्सेस को तिगनी का नाच नचा रखा। मुट्ठी भर तालिबान सोचें, उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मकसद को हासिल करने की कहते हैं कि जुस्तजू में लगे रहे। और इसके बरक्स अफ़गान फोर्सेस जिनको हर तरह की जंगी तरबियत, माली वसाइल दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली अमरीकी रियासत ने फराहम किए। यहाँ तक कि अफ़गान फोर्सेस को तो भारत की भी मुकम्मल हिमायत हासिल थी लेकिन इतने वसाइल खर्च कराने के बावजूद अफ़गान फ़ौज रेत की दीवार साबित हुई। उनकी ज़्यादा तादाद, उनका जदीद तरीन असलहा, टेक्नोलॉजी, तरबियत सब कुछ बेकार गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये लाखों में होने के बावजूद चंद हज़ार तालिबान के आगे ढेर हो गए। बल्कि कहते हैं कि मैदान छोड़कर डरपोक निकले, मैदान छोड़कर ही भाग निकले। और नतीजा क्या निकला? यही कि जिन फोर्सेस के बलबूते पर अफ़गान हुकूमत जो बड़ी बड़ी बढ़के मारती थी उसे तालिबान के हाथों बदतरीन शिकस्त, एक होती शिकस्त और एक होती बदतरीन शिकस्त से दुचार होना पड़ा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है नाजरीन कि अफ़गान फोर्सेस ने कई महाजों पर रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाले जहाँ एक गोली भी नहीं चली। यानी अफ़गान फोर्सेस जो दस्तों ने तालिबान का जोर बढ़ता देखा तो लड़ने की कोशिश तक न की। और कहानी जो भी मैंने सुनाई, इस कहानी में ताकतवर नौजवान की तरह अफ़गान फोर्सेस की भी टांगें बाकायदा कांपने लगी और उन्होंने जान की अमान पाने में ही अपनी आफियत समझी। अच्छा, अमेरिका और बरतानिया के फ़ौजी भी भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। और बरतानिया के वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि जब तक कोई नया मुआहदा नहीं होता तब तक अफ़गानिस्तान में किसी की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब जो भी हो, तालिबान बहरहाल अफ़गानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं
और अब तक की खबरों के मुताबिक अफगान हुकूमती अहदेदारों के फरार के बाद सदारती महल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है और बाकायदा ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है। खबरसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के रोज़ काबुल में तेज़ तरीन पेशरफ्त में खौफ और अफरा तफरी का जो माहौल है वो रहा, जिसके बाद बिल आखिर रात गए भारी हथियारों से मुसल्लह जंगजुओं ने खाली सदारती महल का कंट्रोल भी संभाल लिया। अब इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे और सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। अच्छा नाज़रीन, तालिबान अमन का पैगाम दे रहे हैं और वो अफगानिस्तान की खुशहाली की बात कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर यकीनी तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से एक बहुत अच्छा मैसेज है, अच्छा पैगाम है। और ख़बरों के मुताबिक तालिबान ने अपना वज़ारत इत्तलात का एक मुनज़्ज़म सिस्टम भी बनाया है। ख़वातीन को कहा गया है कि जी आप अपनी मुलाजमत जारी रखें और तालिबान की जानिब से मौसीकी पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और तो और मुहर्रम में जुलूस निकालने वालों को सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी गई बल्कि उनको सिक्योरिटी भी फराहम करने का कहा गया है। और अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि अब ये इम्तिहान है जिसमें हमने अपने आप को साबित करना है। अब हमें ये दिखाना है कि हम अपनी कौम की खिदमत कर सकते हैं और उनकी आरामदेह ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। और तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा, ये बताया कि जी तालिबान का गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहता और अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है इसकी शक्ल जल्द वाज़े होगी। अब वाज़े तो बहुत पहले ही हो गया था अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान के दिन बदलने वाले हैं और अफ़गानों की फ़ौज पसपा होने वाली है। अब ये अलहदा बात है कि अमरीकी सदर में मैं ना मानू वाली जो होती है ना बात, कि मैं ना मानू का राग अलापते रहे, अपनी शिकस्त नहीं मानते रहे और कह लें कि काफ़ी देर तक अपनी शिकस्त से कहते हैं ना नज़रें चुराना, वही सिचुएशन रही। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अरे सुना आपने, अमेरिका की मिसाल बिल्कुल ऐसी कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, या यूँ कह लें कि जब कबूतर ख़तरा देखता है ना तो वो खतरे से बचने के लिए परवाज़ नहीं करता बल्कि अपनी आंखें बंद कर लेता है, इस उम्मीद के साथ कि उसकी आंखें बंद करने से ख़तरा जो है वो टल जाएगा। अब ऐसी मिसाल जो बाइडन की थी, जिनको बताया गया कि आप अफ़गानिस्तान में जंग हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं हारे। अमरीकी सदर बहुत गुरूर से कहते पाए गए कि अमेरिका ने 3 लाख अफ़गानी फ़ौजी तैयार किए, उनके पास जदीद असलहा भी है, इसीलिए उन्हें शिकस्त तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अफ़गान फोर्सेस के मुकाबले में सिर्फ 75,000 तालिबान खड़े हैं जिनको आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। फिर जो बाइडन से ये सवाल पूछा जाता है कि ये बात सुनने में आई है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स हो गई है, तो अमरीकी सदर नाकामी तस्लीम करने के बजाय जवाब ये देते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, अफ़गानिस्तान हुकूमत बिल्कुल भी नाकाम नहीं हुई। और अच्छा, अमेरिका का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, मेरे ख्याल से गुरूर कह रहे हैं, जो भी कह लें, कि उसने अफ़गान हुकूमत पर इन्हिसार करते हुए ख़ुद तो राह फ़रार अपना ही ली, इस उम्मीद के साथ कि अफ़गान हुकूमत अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए अपने रिट को मजबूती से कायम रखेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो उम्मीद की जाए उसका नतीजा भी वैसा ही निकले। सो अमेरिका की जो खड़ी की हुई अफ़गान हुकूमत है, कहने कि उसको मुँह की खाना पड़ी। और नाज़रीन, जिस जो बाइडन को अफ़गान फोर्सेस पर मान था उसकी कहानी भी ज़रा सुन लें। बैनुल-अक़वामी जरीदे रॉयटर्स ने 2016 में ख़बर दी थी, 2016 में, कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 3,20,000 तो बताई जाती है, लेकिन इनमें से हज़ारों की तादाद भूत यानी ऐसे सिपाही हैं जिनका सिर्फ कागज़ों में इंदराज है, लेकिन हकीकत में इन फ़ौजियों का कोई वजूद ही नहीं है। मगर अब अगली बात, उनका वजूद नहीं है लेकिन उनकी तनख्वाहें खाई जाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गान हुकूमत की अमेरिका के अफ़गानिस्तान में मौजूदगी की वजह से, वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में मौजें लगी हुई ने, बड़ी मौजें लगी हुई थी, बल्कि अफ़गान हुकूमत की कह लें कि 5 उंगलियां घी में और सर पूरा कढ़ाई में था। डॉलर्स की बारिश हो रही थी, पैसों की रेल फैलती। तो फिर ऐसी सूरत में अफ़गान हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से अमेरिका को अफ़गानिस्तान से जाने से रोका जाए, लेकिन अफ़गान हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और अमरीकी सदर अफ़गान हुकूमत पर फ़ख्र करते रहे, लेकिन अफ़गान हुकूमत अवाम की खिदमत की बजाय वो कहते हैं ना जेबें भरने में मसरूफ़ थी। अब इसीलिए उसे अवाम की सपोर्ट मिलनी नहीं थी। अब तो चीन भी अमेरिका और अफ़गान फोर्सेस पर तंज के तीर बरसा रहा है, और बरसाए भी क्यों ना, क्योंकि ये अमेरिका ही है ना जो चीन को काबू करने के लिए खित्ते में भारत को अपना चौकीदार चौधरी बनाना चाहता था। अब चीन ने जो तंज की है, अब वो भी ज़रा सुन लें। चीन ने तंज ये किया है क्या कि जी इतनी जल्दी और पुरअमन तौर पर अमेरिका में इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ था जितनी तेज़ी और पुरअमन तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल ली। अब देखा जाए तो चीन का ये तंज अमेरिका के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि जो बाइडन इस्तीफ़ा दे दें।
अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ जंग में कामयाबी के बड़े बड़े दावे किए। असल सूरत हाल क्या निकली अब सबके सामने है, दुनिया देख रही है कि सदारती महल में तालिबान है, पार्लियामेंट में तालिबान है और यही सिचुएशन है। अगला क्लिप देखिएगा। अब देखा नाज़रीन, साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश तो ये भी दावे करते थे कि उन्होंने तालिबान का सफाया कर दी है, तालिबान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और तालिबान की कहते थे कमर टूट गई है। लेकिन फिर ये मनाजिर कैसे हैं कि जहां तालिबान अफगानिस्तान के सदारती महल पर काबिज हो गए, कुरान पाक की तलावत, दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने बड़े बड़े बोल बोले और अब यही बोल आगे आ गए, बल्कि अब अशरफ गनी की हुकूमत भी माजी का किस्सा बन गई और अमेरिका की पुष्ट पर खड़ी अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान ने रेजा रेजा करके रख दी और गुरूर का सर नीचा हो चुका है। और वो अशरफ गनी जो अमेरिका की आशीर्वाद की वजह से तालिबान को आंखें दिखाता था, पाकिस्तान के बारे में हर रोज़ आए रोज़ हर्जा सराई करता था, अब बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गया। और अफगान तालिबान ने जैसे ही सदारती महल की तरफ पेशकदमी की तो अशरफ गनी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और ये जो डरपोक सदर जो पाकिस्तान के खिलाफ कई साजिशों में मुलव्विस था, अफगान अवाम के साथ जीने मरने के दावे करता था, वो कहते हैं दुम दबाकर भाग गया। यही सिचुएशन है। अब तो ये भी नहीं पता चल रहा कि है कहाँ पर इस वक्त, कहाँ इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब उसे कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं है। ताजिकिस्तान वाले उसको कबूल करने को तैयार नहीं है, ओमान भी बना देने को तैयार नहीं है। यानी हर तरफ से इनकार 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 और इनकार। तो वैसे में वो अब गए कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि अशरफ गनी की मंजिल एक ही है और वो है अमेरिका। अब ये बात तो तय है कि अमेरिका और भारत के मोहरे यानी अशरफ गनी को अब भी उनकी हिमायत हासिल है और कहा यह जा रहा है कि उनको एक हेलीकॉप्टर दिया गया और एक ब्रीफकेस जो पैसों से भरा हुआ था वो भी उन्हें दिया गया। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका और भारत की इतने अरसे से गुलामी करते रहे तो अब उन्हें इनाम तो मिलने थे। और मज़े की बात नाजरीन कि जब अफगान सदर अशरफ गनी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर मुल्क छोड़ने की इतला दी तो ये बात सबके लिए जितनी कह लें कि हैरानकुन थी, इससे ज़्यादा उनके जो सियासी रुफ़का हैं और सदारती महल में तालिबान से मुज़ाकरात करने वाले सियासी कायदीन उनके लिए बड़े परेशान कुन थी। और आलमी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अशरफ गनी के अफ़गानिस्तान छोड़ने से उनके जो करीबी साथी हैं वो भी लाइल्म थे। हत्ता कि कौमी मसालती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करज़ई भी बेखबर थे। यानी इतनी जल्दी थी अफ़गान सदर को दुम दबा के भागने की। उन्होंने अपने साथियों से बेवफाई भी की, किसी को खबर भी नहीं हुई और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखा। और अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी जैसे बिकने वालों की सूरत भारत ने भी अपना फ़ायदा देखा था। लेकिन और उसका भारत कहते हैं ना कि सर पकड़ के रोना, समझ नहीं आ रही कि किस तरह रोया जाए, सर पकड़ कर रो रहे हैं। भारतीय मीडिया का क्लिप ज़रा चलाइएगा। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं, कल 15 अगस्त को जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहे थे तो उसी दिन इत्तेफाक से भारत का यौम आज़ादी था। लेकिन भारतीय मीडिया अफ़गानिस्तान में तेज़ी से जो बदलती हुई सिचुएशन है ना उसको देखकर इतना बेहाल हो गया कि उसको ये समझ नहीं आया कि वो किस मौजू पे बात करे और किस पर बात ना करे। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि भारतीय मीडिया अपनी आज़ादी पे बात करता, खुल के जश्न मनाता। लेकिन अफ़गानिस्तान को अपने हाथों से निकलता देखकर जश्न की बजाय सोग मनाने में मसरूफ़ हो गया। और क्यों सोग ना मनाता? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इसी भारत ने अफ़गानिस्तान में करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी जो कर रखी थी, जो तालिबान की वापसी के साथ ही डूब गई। यही वजह है कि भारतीय मीडिया का भी जो दिल है ना वो डूब रहा है, जबकि पाकिस्तान अमरीकी इनखलाफ को अफ़गानों की आज़ादी करार दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप चलाइएगा। बिल्कुल सही कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने। आपने सुना इमरान खान साहब को, बिल्कुल सही फरमाते हैं, दुरुस्त फरमाते हैं कि जी अफ़गानिस्तान ने जंजीर तोड़ी है। कौन सी जंजीर? गुलामी की जंजीर तोड़ दी है। और ये गुलामी की जंजीर तोड़ के प्रैक्टिकली अमली तौर पे साबित की है कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी ताकत को टक्कर दी जा सकती है। अब आप देखें उधर तादाद कितनी, इधर तादाद कितनी और क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा। लेकिन कम तादाद ज़्यादा तादाद ये मैटर ही नहीं करती। मैटर क्या करता है? आपका इरादा कितना मजबूत है, आपकी हिम्मत कितनी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैटर क्या करता है? सबसे बड़ी बात यह कि आवाम किसके साथ थी। अगर आवाम आपके साथ नहीं होगी, आपकी तादाद लाखों में भी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तादाद आपकी हज़ारों में हो या शायद उससे भी कम हो, लेकिन आवाम जिसके साथ होगी उसी को सपोर्ट मिलेगी, ज़ाहिरी बात है। और यहाँ पे सिचुएशन आपके सामने है। अब तालिबान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को कत्लो गारत और खाना जंगी से बचाने के लिए कहने के मसलहत और अमन पसंदी से काम लिया,
अब तक के जो उनके इक़दामात हैं सामने जो आए हैं, उनसे लग ये रहा है कि 20 साल मतलब कम अरसा नहीं होता, 20 साल आप सोचिए, 20 साल 2 डेकेड्स बाकायदा उन्होंने जिदोजहद की। और इनकी 20 साल जो जिदोजहद है उसने तालिबान की आप कह लें कि सोच को भी काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। अब ये भी सच है कि तालिबान ने जो दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, सुपर पावर, और उसके पीछे 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 दुम हिलाकर चलने वाले जो लोग हैं या पिट्ठू जिनको कहते हैं, पिट्ठू बनने के ख्वाहिशमंद भारत की बाकायदा जो उम्मीदें थीं, सारी साजिशें थीं, सारी प्लानिंग्स थीं, उस पर पानी फेर के रख दी है। कहाँ गई इनकी सरमायाकारियाँ, कहाँ गई इनकी साजिशें, जो इतनी साजिशें की जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की जाती थी, सब पे पानी, सब पे सर पकड़ के रो रहे हैं अब सारे। और हकीकत सबके सामने आ चुकी है जो सिचुएशन, इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। भारी दिल के साथ माने, जिस तरह मजरी माने, अब इनको मानना पड़ेगा कि ये है सिचुएशन। और अब अफ़गानिस्तान को अमन व इस्तेहकाम जो है वो देना मेरे ख्याल से तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उनके हवाले से जितनी भी बातें होती रहीं, अब शायद कुदरत ने कह लें, वक्त ने कह लें कि उनको मौका दिया है कि वो प्रैक्टिकली साबित कर सकते हैं कि उनकी क्या सोच है, उनकी जिदोजहद का बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या सीखा इतने अरसे में, 20 साल जिदोजहद में, 2 डेकेड्स का जो अरसा था उसमें उन्होंने क्या सीखा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या उनकी सोच है, क्या किरदार है। प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से साबित करने के लिए ये एक बहुत बड़ा उनके लिए इम्तिहान है, या कहने कि कुदरत ने उनको मौका दिया है, वक्त ने उनको मौका दिया है और दुनिया देख सकती है। अब उन पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ क्या करते हैं। और अफ़गान अवाम ने बहुत बहुत देर जो बदअमनी है उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, उसके दर्द को बर्दाश्त किया, उसको सहा। और अब उम्मीदें की जा सकती है कि जो भी अब ये हुकूमत बनेगी नई, वो ज़ख्मों पर मरहम रखेगी, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तालिबान का सिर्फ चंद दिन में पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने को दुनिया बड़े मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है। तालिबान की वापसी को लेकर मुख्तलिफ अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन अब देखना ये है और अहम बात है कि क्या अब खित्ते में अमन कायम हो सकेगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या तब्दीली आएगी, क्या अफगानिस्तान में अब खाना जंगी की जो सूरत हाल है वो तो नहीं होगी। और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और इनसे अच्छा तज्जिया कोई नहीं। सिचुएशन फिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर ही लिया है और जो मगरबी मीडिया है, आप भी सुन रहे होंगे, इस पूरी सिचुएशन को, सूरत हाल को, अफगान तालिबान को एक मनफी और दहशतगर्द गिरोह के तौर पे पेश कर रहा है। अच्छा, सवाल ये बनता है मोहम्मद साहब कि अगर तालिबान के पास अफगान अवाम की सपोर्ट मौजूद नहीं थी तो फिर इतनी जल्दी कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने, क्योंकि ये तो अवाम की सपोर्ट पर ही होता है ना। और सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जी जहाँ से वहाँ पे उनको फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, जबकि जिनसे वो खुश नहीं थे उनकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं अवाम की जानिब से। जी, अपना असेसमेंट वही असेसमेंट है कि उस निज़ाम से जो मुसल्लत करदा निज़ाम था वो अफ़गानों के टेम्परामेंट और अफ़गानों के जो मिजाज हैं उनके ख़िलाफ़ था। अफ़गानिस्तान की तारीख़ आप देखें, जो मुसल्लत करदा निज़ाम होता है उसको वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये अमेरिकन मुसल्लत करदा निज़ाम था, इसको वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से उनकी फ़ौज जो है वो लड़ने के काबिल नहीं थी। इन्वेस्टमेंट उस पर की गई, उस पर सरमाया लगाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको इक्विपमेंट दिया गया, उनको हथियार दिए गए, लेकिन वो जज्बा नहीं था, वो वाबस्तगी नहीं थी, वो लॉयल्टी नहीं थी, वो पेट्रियाटिज़म नहीं थी, वो मोटिवेशन नहीं थी। और जब वक्त आया और उनको ये भी पता लग गया कि अब अमेरिका जाने वाला है तो उनकी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर जो है उनकी डिफेक्शन में इजाफा हुआ। पहले 10% लोग डिज़र्ट कर रहे थे, डिफेक्ट कर रहे थे, फिर 20% और 25% लोग डिज़र्ट करने लगे और लड़ाई नहीं हुई और लोग सरेंडर करने लगे अपने वेपन्स वगैरह के साथ और लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। कुछ लोग तो तालिबान के साथ अपने हथियार फेंक के तालिबान के साथ शामिल हो गए और कुछ लोग अपने घरों को चले गए। आप देखें कि काबुल में किसी पे हमला नहीं हुआ, काबुल को उन्होंने वैसे ही जो है वो लोग सब सरेंडर हो गए। काबुल में एक बड़ी गैरजन थी, उनके पास सब कुछ था, अमेरिकन असला था, लेकिन वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोटिवेशन नहीं थी। वो इस निज़ाम के लिए लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ गनी के लिए लड़ना नहीं चाहते थे
वो इस निज़ाम को जिस निज़ाम की बुनियाद इतनी करप्शन पर थी, या जिस बुनियाद की जिस निज़ाम की बुनियाद उस माहौल भी थी कि जिस माहौल में फॉरेन फोर्सेस वहाँ मौजूद होंगे और बाहर से पैसा भी आएगा और निज़ाम चलता रहेगा, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। इस निज़ाम के लिए वो अपनी जानों की कुर्बानी देना नहीं चाहते थे। और जब वक्त आ गया तो आपने देख लिया कि वो क्रम्बल कर गई, वो ख़त्म हो गई, वो डिसइंटीग्रेट हो गई और तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद आप देखा कि तालिबान ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। इस्माइल ख़ान को उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर उसके साथ उन्होंने बातचीत की और उनको काबुल भिजवा दिया। अब वो शायद ईरान चले गए हैं। फिर उन्होंने ऐलान भी किया कि औरतों को हुकूक दिए जाएंगे और किसी मुल्क की उसमें हम मुदाखला नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और जो अक़लियतें हैं उनकी हिफाजत की जाएगी, और जो हुकूमत जो हम बनाएंगे वो इंक्लूसिव होगी, उसमें ताजिक भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, तुर्कमन भी होंगे, हज़ारा भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को और यहाँ पे हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, ज़रा उनको हम वक्त दें। अभी तो एक दिन गुजरा है उनकी हुकूमत को। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कोई लीडर मौजूद ही नहीं है। मुल्ला हैबतुल्लाह खुंज़ादा बलूचिस्तान में है, बाकी लीडर जो हैं वो दोहा में बैठे हुए हैं, कोई लीडर तो वहाँ है ही नहीं। तो कुछ इतनी जल्दी हमें अपनी वो कंक्लूजन वो नहीं करनी चाहिए कि, और फिर न हमें उनको नसीहत करनी चाहिए कि इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं, यूनिटी हुकूमत बनाएं। हम पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि पाकिस्तान मुदाखलत करता रहा है। हमें अब इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के लोग जाने उनकी हुकूमत, हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, और जो भी हुकूमत बनेगी वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत बनेगी। उसको तालिबान की हुकूमत हम नहीं कहेंगे, वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत होगी, उसके साथ आपको काम करना होगा। रूस ने आज ऐलान किया है कि हम तालिबान की हुकूमत के साथ काम करेंगे। चीन ने ऐलान किया है कि हम तालिबान की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। तो अब देखें कि अगर 2 सलामती काउंसिल के परमानेंट मेंबर पहले से ऐलान कर देते हैं, हालांकि तालिबान की हुकूमत को सिर्फ एक दिन गुजरा है, और वो ऐलान कर देते हैं हम उनके साथ काम करेंगे, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान भी यही कहे कि भाई जो भी हुकूमत बनेगी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मसाइल हैं बहुत, अफ़गानिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं। वहाँ पे अमन कायम करना है, दाइश वगैरह का ख़ात्मा करना है, वहाँ पे जो IDPs हैं उनको बसाना है, जो ओपीएम की पैदावार है उस पर कंट्रोल करना है, फिर जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का जो बड़ा तारीखी चैलेंज है, काम है, उस पे काम करना है। उसके लिए उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सरमाया भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। उसके बगैर तो वो अफ़गानिस्तान को रिकन्स्ट्रक्शन का काम वो अंजाम तक नहीं दे, और उनको जो गुर्बत है उसका खात्मा करना चाहिए। 60% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी तरजीहात में होना चाहिए। वो बड़े पैमाने पे इस वक्त भी अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो उनके सामने तो स्टूपेंडस बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उनसे निपटने के लिए उनको ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चलें और रीजनल पावर्स को, रीजनल कंट्रीज को भी साथ लेकर चलें। और मैं समझता हूँ कि ये हकीकत पसंदाना पॉलिसी जो है, जो उनका ऐलान कर रहे हैं, उनको हम कुछ वक्त दें ताकि वो हुकूमत के खद ख़ाल सामने आ जाएँ कि हुकूमत कैसे वो बनाते हैं, इंक्लूसिव होती है, कितनी इंक्लूसिव होती है, और पॉलिसीज़ वो क्या बनाते हैं, जो ऐलान कर रहे हैं आया उस पर वो पूरा अमल करते हैं कि नहीं। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, उनको कुछ वक्त देना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। चलें, हम वो ब्रिगेडियर साहब बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, मोहम्मद साहब, उनको भी कुछ हम वक्त दे देते हैं आपकी इजाज़त से, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपने रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को भी सुना, उनके तजिए को सुना। अभी जो अफ़गान तालिबान की तादाद ब्रिगेडियर साहब बकौल बाइडन के 75,000 के करीब है, और अफ़गानिस्तान के पास 3 लाख से ज़ायद जो है वो फ़ौज थी। फिर किस तरह हो गया कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी, इनकी इतनी कम थी, लेकिन कम तादाद वाले जो तालिबान है वो काबिज़ हो गए। यानी अब क्लियरली ये कंक्लूड किया जा सकता है कि तादाद मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ आपकी कौम खड़ी है, लोग खड़े हैं, तो आवाम जो है उसकी सपोर्ट बड़ा मैटर करती है। फिर बड़ी तादाद वाले को भी शिकस्त से दो चार किया जा सकता है कम तादाद वालों की जानिब से। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आम रीडिंग ये थी कि इस बार जो तालिबान का एक और है ये वॉक इन नहीं होगा, ये पिछले तरीकों से, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा आसान वॉक ओवर जो है वो था। और बुनियादी तौर पे यही कि इनके पास जज्बा है, मोटिवेशन है,
और मेरे ख्याल में उनके पक्का यकीन है, उनके पास जो उनका ईमान का हिस्सा है, हम सब का है मेरे ख्याल में। और उनके खिलाफ ये जो फौज थी, इनमें वो जज्बा नहीं था, मोटिवेशन नहीं थी। वैसे भी अफगानिस्तान की तारीख है कि अफगानिस्तान की फौज कभी नहीं लड़ी, हमेशा वो लड़े हैं तो उनके कबाइल लड़े हैं, उनके लश्करें लड़ी है, लेकिन फौज नहीं लड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये जो कोलैप्स था, इसने जो उनके बनाने वाले थे उनको भी सरप्राइज किया है, हम सब लोगों को सरप्राइज किया है। लेकिन हम इस बात पे खुश है कि वहाँ पर खूनरेजी नहीं हुई, वहाँ पर कत्लेआम नहीं हो सकता था। काबुल के अंदर जो इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर खूनरेजी के अलावा लूट मार हो सकती थी। ये दुकानें, ये दूसरी चीज़ें जो है, घर बार जो है, औरतें जो है उनकी इज्जत। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि पुरअमन तरीके से इंतजार हुआ है। और इसी के लिए ज़्यादा लोग जो है वो यही सवाल आप लोग भी पूछते थे, क्या अफगानिस्तान में ये जो इंतकाल इक़्तिदार है ये हो जाएगा पुरअमन तरीके से? तो मैंने कहा मुमकिन है, वहाँ के लोग अगर फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल अफगानिस्तान के अवाम का फैसला था। उन्होंने ये किया कि आराम से हो। और मेरे ख्याल में तालिबान को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो ऐसा फोर्स और ऐसी रेपुटेशन के साथ थी कि ये जी बड़े जालिम लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तमाम लोगों को अमन का पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गोली फायर नहीं की जाएगी। और उन्होंने ऑफर किया कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत के जो हिस्सेदार है वो अपने ओहदों पे रह सकते हैं, उनके साथ बाद में देखा जा सकता है, ताकि लोगों का जो पब्लिक के साथ डीलिंग है वो जारी रहे और हुकूमत के चेंज होने से जो तकालीफ होती है वो ना हो। मेरे ख्याल में अभी तक ये पुरअमन है और आगे भी अल्लाह करे ये पुरअमन रहे। और मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्दी इनके बारे में ओपिनियन देने से या गवर्नमेंट को कि वो इसको तस्लीम करे वगैरह वगैरह, ये थोड़ा सा सब्र करके हमें देख लेना चाहिए। सही। दुनिया जो है ये खासकर मगरिबी दुनिया, उनका एक सोच है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में और ख़ासकर ये तालिबान के बारे में, जो अभी जिस तरीके से वो सरप्राइज हुए हैं और वो चीज़ें मानने को तैयार हैं, हो सकता है कि वो तालिबान के वजूद को भी माने, वरना और हमें ख़ासकर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं करना। वो तो पहले से तैयार हैं कि हम तालिबान के स्पॉन्सर हैं, हमने इनको पैदा किया। इस तरह के लोग कहने वाले बहुत है, खासकर इंडिया जो है इसके लिए तैयार है कि वो पाकिस्तान को और तालिबान को एक समझता है। तालिबान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और हम समझते हैं कि वो फुली कैपेबल है अपनी हुकूमत बनाने के लिए और अपना काम करने के लिए, और उनमें इस नेक मकसद के लिए जज्बा है। तो आदमी कहता है कि हम बिल्कुल इनके पीछे हैं और हम चाहते हैं कि ये अपने मुल्क को। और काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि ये तालिबान पाकिस्तान की बात सुनेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत पावर में आ गए। तो वो ज़रूर उन्होंने हमारी बात क्यों सुननी है? उन्होंने अफगानिस्तान को चलाना है, अपनी मर्जी से, लोगों की मर्जी से चलाना है, और हमारी सिर्फ दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके पास हैं। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर इसकी बात की जाए तो क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने, बल्कि मैं रुस्तम साहब से सवाल पूछती फिर आपकी तरफ आती हूँ। रुस्तम साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो क्या अफगानिस्तान में ये तालिबान की हुकूमत आने से जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ पाकिस्तान चाहता है, आपके मुताबिक वो हासिल हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो किस हद तक हासिल हो सकती है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो थी वो एक गलत कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको अबंडन किया हुआ है और हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए भी नहीं। लोग हमारे साथ हों, हम किसी मामले में किसी मुल्क के हालात में मुदाखलत न करें, वही हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही है कि हम हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर हों वो सेफ़ हों और उस मुल्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक़ात हों।
उसके अलावा जो अगर हम किसी और की तरफ हमारा अगर वो आप इशारा कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उसका वक्त अब गुज़र गया। हमें उन गलतियों से बाज आना चाहिए। उसने पाकिस्तान को काफ़ी, उस कॉन्सेप्ट ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, उसको हमारे दुश्मनों ने, हमारे मुखालिफिन ने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। लिहाजा हमें इस चीज़ों में, स्ट्रेटजिक डेप्थ वगैरह की चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा साथ मुस्तफ़ा साहब ये भी बताइएगा, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द कमांडर्स हैं उनके रिहा होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, चल रही थी, इनमें आपके मुताबिक कितनी सदाकत है और उस खबर को पाकिस्तान के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जेल, वो जो तालिबान के जो लोग हैं वो जेलों पे हमला करते हैं। जेलों में जो जितने लोग हों उनको रिहाई दी जाती है। अब उनमें हो सकता है कि TTP के कुछ लोग हों, लेकिन उनकी पेशानी पर तो लिखा नहीं है कि उसमें कि अब तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो सिर्फ उनके वर्कर हैं, रज़ाकार काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। तो हो सकता है कि कुछ TTP के लोग उनसे जेलों से बाहर आ गए हों, लेकिन TTP को कोई हिमायत हासिल नहीं है, उनको कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई उनके पास मास सपोर्ट नहीं है, उनके इंडिविजुअल हैं, उनकी हायरार्की अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। अफ़गान तालिबान के साथ उनकी कोई ताल्लुकात नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ इंगेजमेंट में रहेगा और पाकिस्तान उनको अपना मौक़िफ़ बताएगा कि इन लोगों से हमारे ये मसाइल हैं और उनको आप पकड़ के या हमारे हवाले करें या इनको आप ट्रीट करें ताकि हमारे लिए ख़तरा न बन सकें। लेकिन अब इसका वक्त अभी नहीं है। इस वक्त तो अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी तो हुकूमत बनी ही नहीं है, तो ज़रा हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए कि अब TTP के लोग आ गए। पहले लोग कह रहे थे कि लाखों लोग मुहाजिरीन बन कर आएंगे। भाई मुहाजिर क्यों बन कर आएंगे और खाना जंगी अब कैसे होगी? तालिबान के ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किस बात क्यों लड़ेंगे? ये बातें, ये गलत एजम्पशंस थी, गलत मफरूज़े थे जो गलत साबित हुए। मैं ख्याल में हमें ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन हमारे मसाइल बहुत हैं। हमें मुसलसल उनके साथ इंगेजमेंट होगी। तालिबान की जो भी हुकूमत होगी, तालिबान की हुकूमत होगी, उनके साथ भी हमारी इंगेजमेंट होगी। और ये जो TTP के मसाइल हैं या जो बॉर्डर फेंसिंग के मसाइल हैं या जो लोगों के आने जाने के तकरीब के मसाइल, ये जो इश्यूज़ हैं इन पर वक्तन फ़वक्तन उनसे बात होगी और इंशाअल्लाह कोई कन्वर्जेंस ऑफ परसेप्शन पैदा हो जाएगा, एक कंसेंसस डेवलप होगा जो दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के हक़ में होगा। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। रुस्तम साहब ने एक सवाल के जवाब में बोला कि ये अभी इट्स टू अर्ली, अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जो मगरबी ममालिक हैं और अमेरिका के बरक्स पाकिस्तान, चीन, रूस ने काबुल में अपने जो सफारत खाने में बंद नहीं किए हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद क्या इनकी हुकूमत को मगरबी जो ममालिक हैं, आपको लगता है कि किसी भी तौर तस्लीम कर सकेंगे, कर पाएंगे? मेरे ख्याल में अभी जो नई हकीकतें हैं अफगानिस्तान के अंदर, मगरबी दुनिया के लिए ये हैरान कुन थी। वो अभी तक बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 3 लाख की फौज, जिसके साथ एयरफोर्स भी हो, जिनको ट्रेनिंग भी हो, वो बिल्कुल कोलैप्स करे और 24 घंटे के अंदर कोलैप्स करे। तो मेरे ख्याल में वो इस हकीकत को या इस सोच को कि ये 20 साल किस लिए आए थे यहाँ पर अफगानिस्तान में, क्या ये सही था जो उन्होंने यहाँ जंग किया, जो जुल्म किया और अभी अचानक उनको जाना पड़ा, तो नई हकीकतों को वो तस्लीम करते जाते हैं। तो जो उनके दिल में एक खौफ और दुश्मनी इस्लाम के खिलाफ है या खासकर अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ है, हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए और वो भी ये लोग जो है हुकूमत करने के काबिल है, ये इंसाफ पसंद है, ये बात को समझते हैं। और मेरे ख्याल में तालिबान भी इस चीज़ पे काफ़ी इसरार कर रहे हैं कि लेजिटिमेसी और रिकग्निशन उनके मेजर इश्यूज है और अपने बिहेवियर से वो साबित करेंगे कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हालांकि उनको ये लेबल लगाना बहुत आसान है और मेरे ख्याल में साथ ही जो पाकिस्तान या रशिया या चाइना का एटीट्यूड है इनके साथ, ये भी उनको कन्विंस कराने में मदद देगी। और मेरे ख्याल में जिसकी तलाश में ये है तालिबान या जो भी अफगानिस्तान के लोग हैं, मेरे ख्याल में इनको मिल जाएगी अगर इसी तरीके से ये एहतियात से चले और आगे बढ़े।
इंशाल्लाह टाइम की बात है, अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। मेरे ख्याल में आगे देखते हैं, अल्लाह खैरी करे, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों का पुरअमन रहे। वहाँ उन लोगों ने काफ़ी जुल्म उनके ऊपर होते देखा है, और मेरे ख्याल में अल्लाह उनको आगे खैरियत से रखे। अच्छा रुस्तम साहब, बड़ी अच्छी बात एक ब्रिगेडियर साहब ने अभी की कि वो लोगों को भी फिर पता चलेगा, तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि कुदरत ने कह लें कि वक्त ने एक मौका दिया उनको, तालिबान को, कि उनके हवाले से जितनी भी बातें की जाती रहीं अब वो अपने किरदार को साबित कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी। आपको लगता है कि वक्त या कुदरत ने एक मौका दिया है कि वो दुनिया को बता सकें कि वो आखिर क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं, और वो दर हकीकत हैं क्या? देखिए, तालिबान के लिए टेस्टिंग टाइम है, तालिबान के लिए इम्तिहान का वक्त है। वो इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं कि नहीं, अब देखा जाएगा। उन्होंने 20 साल की एडवर्सिटी से बहुत सबक सीखे हैं, उन पे बहुत जुल्म भी हुए हैं। उनके लोगों को पकड़ के जो है वो गुआंटानामा ले जाया गया है, कई लोगों का वहाँ पे इनका इंतकाल हो गया है, बाकी लोगों पे यहाँ दरवाजे बंद किए गए हैं। तो 20 साल उन्होंने सख्तियाँ मुसीबतें झेली हैं और उन्होंने बहुत से सबक सीखे हैं, और उन सबकों के सीख के अब आगे उनके लिए अपना लाएहमल वो बनाना है। मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर कोशिश यही करेंगे कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो कि वहाँ अमन भी हो, सबको हुकूक भी मिलें, और सोशो इकनॉमिक एमेंसिपेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स हैं, वो भी हासिल करने में वो कामयाब हो जाएं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को और दुनिया के ममालिक को साथ लेकर चलें, और लोगों के तजुर्बों से और उनकी मशीनरी से, उनके टेक्नोलॉजी से वो इस्तेफ़ादा भी करें, और अपने मुल्क को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे ले जाएं। उनको इसमें मदद की ज़रूरत है, उनके पास शायद इतना एक्सपर्टीज़ न हो। पाकिस्तान है, फिर टर्की है, फिर और मुल्क हैं, फिर उनके और दोस्त हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी ज़रूर मदद की जाएगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि तालिबान अमन डिलीवर करते हैं कि नहीं, और सारी हुकूमत, सारे मुल्क पे उनकी रेट मजबूत होती है कि नहीं, और अपने मुल्क को किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। खुसूसन वेस्ट में, खुसूसन अमेरिका में और यूरोप में अगर इन बातों पे वो पूरे उतरते हैं, तो आप फिर देखेंगे कि उनके साथ लोग ताल्लुकात भी कायम करेंगे, और आप देखेंगे कि जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, अगर वो तकमील तक पहुँचेगा तो वो इस सारे इलाके को रिवोल्यूशनाइज़ करेगा। और चूँकि सेंट्रल एशिया के ममालिक को अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, वहाँ से जो है वो चाबहार के रास्ते पे समंदर जा सकते हैं, और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, उनको ईरान की भी ज़रूरत है कनेक्टिविटी के लिहाज से। अफ़गानिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है जो आपको सेंट्रल एशिया से मिलाता है। सेंट्रल एशिया के जो वसाइल हैं उनसे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते। तो अगर ये सारे मस्बत पहलू हैं, ये सारे पॉजिटिव्स हैं, ये सारे गेन्स हैं, और ये सारे गेन्स और मस्बत पहलू उस वक्त उजागर उस वक्त हासिल होंगे जब अफ़गानिस्तान में अमन आएगा। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब आपका भी, ब्रिगेडियर साहब आपका भी। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर की इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की याद में हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।